नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ चुकी है। लोकसभा में कल चर्चा थी उस बिल पर, जो नया कानून, ये जो माफिया है और जिस तरह की शिक्षा में अव्यवस्था उसको लेकर सरकार लाई है, उसमें पूरे समय एक ही मांग उभरी होती रही और राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं दिया गया। और अब जब राज्यसभा में आज इसी बिल पर चर्चा शुरू हुई है, तो मांग वही उठ रही है, चल रहा है, वहां भी है संसद में और अब सड़क पर भी है। जयपुर में तो बाकायदा एक प्रदर्शन हो गया है और वहां एक पानी की टंकी पर चढ़े हुए विद्यार्थी इसी मांग को दोहरा रहे हैं। अब ये कहा गया यूथ कांग्रेस के लोग हैं, और यूथ कांग्रेस तो लंबे वक्त से मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने तो बहुत पहले शुरू किया था और आज जमकर कह सकते हैं कि जो सरकार को अड़ाया तो लिया गया, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्होंने स्मरण कराया कि 2024 में ही कहा गया था आपसे, और चूंकि आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना था, वहां बचना था, कांग्रेस उठा रही थी मांग, आप बचने के लिए तब नहीं लाए, तो आज लाए हैं क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त लाते तो आपके क्या हाल होते, क्या होता। और कुल मिलाकर जो स्थिति है, दोनों जो है मोदी और शाह नहीं सदन में आ रहे हैं। कल भी वे नहीं थे इतने अहम मौके पर, अभी भी जब राज्यसभा में चर्चा चल रही है, शुरू हो चुकी, तब भी दोनों नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सीन है, दृश्य है, यही होगा हमारा चर्चा का विषय। प्रोफेसर अभय दुबे साहब के पास चलेंगे, जोड़ना चाहूंगा। अभय सर जुड़ गए। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अभय सर, ये जो कब तक बच पाएंगे? अब तो हो गया है, क्लियर है, अब बहुत स्पष्ट मांगे कि अमित शाह इस्तीफा दे। और अमित शाह को जाना होगा, राहुल गांधी ने कल 2 टूक कहा है। आपने कल का भी सीन देखा और अभी चल रहा है, वो भी आपके पहुंचा हुआ है, क्या कहिएगा आप? देखिए, जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, उस आंदोलन के केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी और उसमें वो आंदोलन 100% कामयाब रहा। अब विपक्ष के सामने चुनौती ये है कि वो इस आंदोलन को दूसरे चरण में कैसे ले जाए। ये चुनौती अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने भी है, ये चुनौती कांग्रेस के सामने भी है, ये चुनौती अखिलेश यादव के सामने भी है, ये चुनौती महाराष्ट्र के गैर भाजपा नेताओं के सामने भी है, और ये चुनौती सिविल सोसाइटी के सामने भी है। ये इस चुनौती का मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास इस चुनौती से निपटने की एक योजना नजर आती है तो वो केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के पास नजर आती है। वो लोग बिल्कुल, जिसे कहते नहीं, आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से, सोचे समझे तरीके से, नपे तुले तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई उन्हें जल्दबाजी नहीं लग रही है। वो कोई जल्दबाजी में अपने आप को किसी आंदोलन का नेता घोषित करने के मूड में भी नहीं है। वो कह रहे हैं, वो जमीन तैयार कर रहे हैं, एक और बड़े उभार की, एक और जंतर मंतर की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार ये जमीन जो है, इस जमीन के इर्द गिर्द अगर कोई आंदोलन खड़ा हुआ तो उसमें अमित शाह की बलि दी जाएगी। और अगर ऐसा हो गया, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा होने में समय लगेगा और किसी नई परिस्थिति की दरकार भी होगी। और अगर ऐसा हो गया तो इस सरकार के लिए 2029 बहुत दूर चला जाएगा। 2029 की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब कुछ और ही हो जाएगा। और हालात बहुत तेजी के साथ बदलते हैं, हम देख चुके हैं, मतलब। और सरकार पूरी तरीके से बचाव में है। पिछले 1.5-2 महीने से सरकार केवल बचाव कर रही है, बचाव के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। और सरकार ने जो आगे बढ़ने के लिए आक्रामक तरीके से जो अपना एजेंडा बनाया था, वो एजेंडा सारा का सारा स्थगित पड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर, उनकी पार्टी, और इस मामले में राहुल गांधी की पार्टी में कोई मतभेद वगैरह नहीं है। मतलब इस मामले में मैंने नहीं सुना कि कोई मतभेद हो, किसी किस्म का कोई विवाद हो। इस मामले में गैर भाजपा दलों के बीच में भी कोई मतभेद नहीं है। और भाजपा सनाके में है। उसने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों से कह रखा है, ऐसा लगता है कि भाई कुछ बोलना मत इसमें। हेमंत बिश्व शर्मा, जिन्हें मैं सांप्रदायिकता का यमदूत कहता हूं, मुझे है, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई नहीं कुछ बोल रहा। योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे। जितने बड़े बड़े वाचाल लोग थे भाजपा में, इस वक्त कोई नहीं बोल रहा है। एक ही वाचाल बोल रहा है, उसका नाम है निशिकांत दुबे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से उसके बोलने के पीछे भी एक योजना है। जैसे उसने कहा कि हम राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन सा तरीका होगा उनका, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक नहीं पता है कि निकट भविष्य में उसे क्या करना है। जिस पार्टी को ठीक पता है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस और उस नेता का नाम है राहुल गांधी।
नहीं सर, इसमें इसमें बहुत एक है कि देखिए, कल राहुल गांधी ने वो थ्योरी दी थी, वो चुभी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि भाई तीन, एक तो उन्होंने वो इडियट, अंधभक्त और आरएसएस पे उनका अटैक रहा। आज यही चीज को कहीं उकेरा है मलिक, लेकिन हर चीज हटा देनी है आपको। फिर दूसरा है कि आप कब तक चुप रह के बचिएगा कि ठीक है आप मुख्यमंत्रियों का नहीं बोलेंगे, ये नहीं, और खुद दोनों का ना बोलना, सदन में ना आना, ये भी तो देश देख रहा है लगातार। कब तक बच पाइएगा? नहीं नहीं, वो देखिए, सत्ता उनके पास है, उनके मन में लोकतांत्रिक प्रणालियों के प्रति तिरस्कार है, काफी दिन से चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी सारी जिंदगी चुनाव जीतते रहे, गुजरात में भी जीतते रहे, यहां भी जीत रहे हैं। तो अहंकार, अति आत्मविश्वास वगैरह, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। उन्हें सदन में आके लोगों की बात सुनना, जवाब देना, जरूरत पड़े तो खेद व्यक्त करना, जरूरत पड़े तो एक आध कदम पीछे खींचना, इन सब बातों में बड़ा अपमान लगता है लोगों को। और इसलिए आप देखिए, लोकसभा में इतनी बहस हुई, दोनों ही बंदे गायब थे। राज्यसभा में बहस हो रही है, अभी आपने बताया कि दोनों ही बंदे वहां से गायब, वहां से भी गायब है, कोई कुछ नहीं कर। अब सर ये फंस तो गए हैं। अब जो राहुल गांधी ने जो प्रश्न किया था कि आपने जो आदेश दिया है और नहीं दिया है, तो यदि गृह मंत्री को नहीं मालूम है तो भी फंसना है, और दे दिया था तो भी फंसना है। तो जो नंबर 2 से नंबर 1 की दौड़ थी, मुझे लगता है वो कुर्सी भी अब बहुत, वो तो दूर हुआ ही हुआ, 2 बना रहा है, ये भी बड़ा संकट वाला प्रश्न हो गया है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार को पता नहीं है कि उसे निकट भविष्य में क्या करना है, उसे अगला कदम कौन सा उठाना है, अपना बचाव कैसे करना है। इसकी रणनीति भी सरकार के सामने जो है वो स्पष्ट नहीं है। और आमतौर पर ऐसा तभी आता है, इस प्रकार का ऊहापोह, इस प्रकार की दुविधा तभी पैदा होती है जबकि आपके पास अहंकार अधिक होता है और विनम्रता कम होती है। तो अधिक अहंकार से सोचने विचारने का लचीलापन जो है वो समाप्त हो जाता है। चूंकि कभी आप आज तक चुनाव में हारे नहीं है, सत्ता से धकेया के बाहर नहीं किए गए मतदाताओं द्वारा, तो आपको लगता ही है कि अरे इन लोगों की ये मजाल कि हमसे इस तरीके के सवाल पूछें। लेकिन और सोचते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो एक तरह से देखा जाए बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात तो खत्म हुई नहीं। बात तो वैसी की वैसी ही अपनी जगह पे चालू है। अगर ये 20 तारीख को जिन्होंने जो दमन किया, उस दमन से पहले अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, संसद मार्ग की नौबत ही नहीं आती, अगर ये हो जाता इस्तीफा, तब बात कुछ और होती। तब भी ये तो इन्हें मानना ही पड़ता कि भाई जो पब्लिक जमा हुई जंतर मंतर पर, उसकी जीत हो गई। हार तो तब भी माननी पड़ती, लेकिन तब वो हार मानते, तब ये एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो दुष्परिणाम हुए हैं, इन दुष्परिणामों का इन्हें सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने दमन करने के बाद में हार मानी, सरकार ने दमन झेलने के बाद में जनता जीत गई। इसके अब बहुत दूरगामी दुष्परिणाम होंगे और ये इनकी समझ में नहीं आ रही है। मुझे ये भी लगता है कि इन लोगों के अंदर भी कहीं कोई संकट है। यानी जो कुछ आपसी मतभेद हैं जिनके कारण चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से ये चाहते थे। तो इसलिए भी जब आपस में विश्वास की कमी हो, इसलिए भी आदमी रास्ता नहीं देख पाता है। तो इनके सामने तो बहुत अभी एक तरह से अंधेरा है, इन्हें रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। तो अभय सर देखिए, इसमें जो इंटरनल भी कुछ चीजें हैं, अमित शाह के, जैसे आपने कहा, अमित शाह को जबरदस्त अहंकार, किसी से सीधे मुंह बात और किसी को कुछ ना समझने वाली शैली है। तो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, वैसे वाले इनके इन हाउस भी सब चीजें चल रही होंगी, क्योंकि संघ की अपनी एक तरीका है काम करने का, और मोदी और शाह की जो जोड़ी है, यदि ये टूटती है तो तिलिस्म टूटता है, तो फिर कई सारे समीकरण बदल जाएंगे। ये भी तो एक है। तो जिसको जैसा जैसा जहां जो मिल रहा है, वो भी इंटरनल भी कुछ कुछ चीज चल रही तिलिस्म हो। तो टूट ही चुका है, तिलिस्म तो टूट ही चुका है और समीकरण भी बदलने हैं। समीकरण अब जैसे उन्होंने फडणवीस को बुलाया था, तो क्या हुआ उसका, उनके बुलाए जाने का, क्यों बुलाया था, क्या बुलाया था, कभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। जाहिर है कि फडणवीस के सामने जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, फडणवीस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पहली नजर में यही लगता है। फडणवीस कोई बैठे ही तब से थोड़ा हो गया दिल्ली में, वो तो अपने चले गए होंगे। शिंदे भी आए थे उनके साथ में, कोई बड़े परिवर्तन की बात थी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति की भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त नहीं है। उसके बाद हर चीज का इलाज रहता है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन पहली बार हमें उनके अंदर जड़ता की एहसास तब हुआ था जबकि
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनकी धुनाई करनी शुरू की, इनकी छीटाकशी करनी शुरू की इनकी ऊपर। तो ये भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा इस सवाल के ऊपर इनमें जड़ता स्थापित हो गई। फिर नितिन नवीन को ले आए ये, और संघ ने भी इसके ऊपर अपनी सहमति दे दी। अब ये जो मामला है, इसमें भाजपा के भीतर भी समस्या है और भाजपा के बाहर भी समस्या है और संसद में भी समस्या है। भाजपा की भीतर चीजें स्पष्ट नहीं है, समीकरण स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है चेन ऑफ कमांड में भी कुछ परेशानी है। उधर संसद के अंदर जबरदस्त दबाव है, वहां जाना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं है मुंह दिखाने की। और बाहर डर ये है कहीं दोबारा फिर से जंतर मंतर में लोग जमा होना शुरू ना हो जाए। हो सकते हैं, आप कैसे रोकेंगे उन्हें? भाई अभी लोग जंतर मंतर ना जाए, इसके लिए दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। जगह जगह पुलिस 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 धरपकड़ कर रही थी, रोकथाम कर रही थी, कुछ करने नहीं देना चाहते थे, फिर भी नहीं रोक पाए। 50,000 से 1 लाख लोग जमा हो गए वहां पर। जब इनके भाजपा के महामंत्रियों की नितिन नवीन ने भाजपा के मुख्यालय में बैठक बुलाई, सब लोग यही कह रहे थे कि भाई आईबी ने हमें सूचना क्यों नहीं दी, सीबीआई ने हमें क्यों नहीं बताया कि इस प्रकार का ये हो सकता है। एक पार्टी जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो इस प्रकार की सूचनाओं के लिए जब भारत की अधकचरी किस्म की खुफिया संस्थाओं के ऊपर निर्भर हो जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत इस वक्त क्या है। भाई ये तो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो स्वयंसेवकों के दम पे चलती है। इन लोगों के पास ये जानकारी क्यों नहीं थी कि इतना बड़ा विरोध पनप रहा है हमारे खिलाफ? तो कहीं प्रशासन में सब जगह कहीं बहुत बुनियादी कमी है, और उस बुनियादी कमी के कारण ही ये लोग थोड़े सिटपिटाए हुए हैं अंदर ही अंदर, और विश्वस्त तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, जो आपने कहा कि सबसे फूल प्रूफ प्लान तो राहुल गांधी के पास है, वो उन्होंने जो जिस प्लान से चल रहे हैं सबसे बेहतर और शानदार प्लान है। लेकिन अब उसी सुर को मैंने देखा कि यही सीजेपी बात कर रही है। वो उनके हम प्रवक्ता थे, उनको सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए अब। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, अभी ताजा ही है, आज कल में आज में, कि भाई अब हम नहीं तो फिर घेरेंगे, फिर पहुंचते हैं, अभी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ जो इनके यहाँ जो है, तो वही है कि आप सिर्फ भाग कर बचकर कितना बचेंगे, कब तक भागेंगे आप? है नहीं आपके पास कुछ और। अच्छा, अब देखिए इनकी योजनाएं क्या थी। इनकी योजना ये थी कि 2/3 बहुमत जमा कर लिया जाए पार्टियों को तोड़ फोड़ के, और उसके बाद में अपने मन का परिसीमन थोप दिया जाए सारे देश के ऊपर। ये इनकी योजना पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है इस वक्त। भविष्य में चलाएंगे, लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि वो लोग इस योजना को आगे चलाने की स्थिति में नहीं है। अभी तो संसद में इनके ऊपर हमला हो रहा है, उस हमले का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्लान इनका चल नहीं पा रहा है, और ये नहीं चाहते कि इधर उधर से कोई बोल बाल के गलत सलत बयान देकर हम लोग और बुरी तरीके से फंस जाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका समर्थन आधार, नौजवान लोग जो उनके जो मानते थे युवा सबसे ज्यादा हमें वोट देते हैं, इनका समर्थन आधार धीरे धीरे करके छीज रहा है। और अब तो स्पष्ट हो गई है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, और फिर मैं एक बार कहूंगा कि ये लोग घृणा बोते हैं और घृणा की फसल काटते हैं। और जब यूजीसी नियमावली का सवाल आया था, तो इनके अपने जनाधार से जुड़े हुए लोग जो थे, उन्होंने इनको गालियां दी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गालियां दी इन्होंने। वो दक्षिणपंथी किस्म के लोग इन्हें गालियां दे रहे थे जो इनके समर्थक थे। अब नीट पेपर लीक पे वामपंथी किस्म के लोग जो इनके विरोधी हैं, वो इन्हें गालियां दे रहे हैं, उसी तरह गालियां दे रहे हैं, उसी तरह इनके। तो ये लोग दो तरफा बुरी, वामपंथियों द्वारा भी गरियाए जा रहे हैं और दक्षिणपंथियों द्वारा भी गरियाए जा रहे हैं। ये इनकी हालत है। अब सर, ये जो पैलेट गन वाला मामला है, जो बर्बरता की आपने बात कही आप, ये तो देखिए बड़ी कंट्राडिक्टी है। कभी कहते हैं नहीं चली, नहीं हुआ, लेकिन प्रमाण सामने। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है दिल्ली की सरकार को कि जो पैलेट गन के घायल हैं उनका आप इलाज कराइए। एक दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो आरएएफ के जो हथियारों, गोला बारूद और सबका इस्तेमाल, जो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना है। और केंद्र की सरकार से उन्हें जवाब तलब किया है कि वो गाइडलाइन क्या है, वो बताइए। हालांकि उन्होंने वो जो ये यशवर्धन आजाद जी वाली वो याचिका, और कुछ वो प्रशांत कुमार सिंह, शेख रिशाद मंसूरी जो ये पीड़ित हैं, इन सब ने मिलकर भी वो एक साथ सुन रहे थे। उन्हें अभी पैलेट गन पे उस पर तो रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन कश्मीर के बाद पहली बार दिल्ली में चलना और उस पर अब जवाब तलब होना, ये
तो चहु और फंसने जैसा है ना। अमित शाह तो इतने बुरे फंसे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर आपके जानकारी में है तो सीधा इस्तीफा, और नहीं है तो भी बनता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ये जो इसमें एंट्री और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इसमें आप आना। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो गतिशीलता है उसको जरा सावधानी से देखिए। जी जब 20 तारीख की घटना हो गई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि हमें इन वीडियोज को देखने की फुर्सत नहीं है, जी जी ना हम हाँ इस पर समय बर्बाद करेंगे ना आप इस पर समय बर्बाद करेंगे। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख बदला, वो भी इस मसले के ऊपर गौर करने लगा और तमाम निर्देश, वो भी उसे भी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो गई। और इस वक्त स्थिति ये होगी कि एनडीए के भीतर जो गैर भाजपा दल हैं वो भी इस पूरे हालात को ध्यान से देख रहे होंगे या देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि भाजपा इस मसले से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर निकल गई है। जब तक भाजपा बिल्कुल सुरखरू होकर नहीं निकल आएगी, बिल्कुल चमकते हुए चेहरे के साथ नहीं निकलेगी इस पूरे कांड से, तब तक वो लोग भी उत्साहपूर्वक भाजपा की सेवा में लगने से थोड़ा सा परहेज करेंगे, जैसा कि आमतौर पर लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके आला कमान की क्षमताओं में लोगों को शक हो गया है। जो सरकार पूरी तरीके से स्थिर महसूस कर रही थी, तगड़ी महसूस कर रही थी, वो सरकार अपने आप को अब काफी अस्थिर किस्म का महसूस कर रही है। और दूसरे उसको देखने वाले उसके गठजोड़ पार्टनर है वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। अब तो भाजपा को ऐसा कुछ करके दिखाना होगा जिससे अचानक ये लगे कि फिर से वापस आ गई है वो बात और उसके हाथ में पूरी हालात की कमान है। नहीं तो आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप यहाँ जहाँ जिस फोरम पे आके बोलना चाहिए बोल नहीं रहे हैं। और ये जो क्या पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल की बात करके, और आपने 24 वाला रोल देखा था। और मुझे लगता है जो ये इनमें कहीं मैंने द्वंद की बात की, वो गडकरी वाला भी शायद कुछ एक है कि जब गडकरी को अध्यक्ष नहीं बनने देना था तो वो जो उनका आपूर्ति वाला घोटाला घपला बड़ा हुआ था वो उसको प्रूव नहीं हुआ, ऐसे कई सारे हैं। तो यहाँ इस चीज को जो हाइप मिल रही है, इसमें कहीं क्या है वो जो नंबर 2 से नंबर 1, क्योंकि बहुत चला कि नंबर 1 होने वाले हैं, नंबर 1 होने वाले हैं, नंबर 1 होने वाले हैं। तो ये भी कहीं यहीं लाके समअप करता हूँ, ये भी कुछ इसमें कहीं समाहित हम देख सकते हैं। बहुत सारे अंतर्विरोध इसमें होंगे, हो ही नहीं। देखिए, एक ऐसी पार्टी जहां पे दो व्यक्तियों की धुंधुवी बज रही थी लगातार, जी, उनको कोई चुनौती मिलती नहीं थी। चुनौती हम लोग समझते थे, वो भी चुनौती नहीं लगती थी। वो इतना एक आंदोलन, चलिए एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, एक बहुत सी सरकारों को इस्तीफा देना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा गजब की बात नहीं है। थोड़ा टेक्निकली गलत कदम भी उठा लिए, योजना भी गलत साबित हुई, अनुमान सही नहीं लगा पाए, इन सब बातों को स्वीकार करके पूरी योजना बनाकर आगे दोबारा बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी इन कामों के लिए बड़ी प्रवीण रहे हैं इन कामों में कि भाई कोई धमाके की बात करो। हो सकता है लोग कोई धमाके की योजना सोच रहे हो, सब लोग उसी में लग जाएं, अचानक कोई नोटबंदी जैसी कोई एक बात लेके मोदी जी आ जाएं और कहेंगे इन सब बातों को छोड़िए, ये देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अचानक मोदी प्रकट हो, राष्ट्र के नाम संदेश करें और कहें कि ये सब जो हुआ वो ठीक है, लेकिन हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए अब मैं ये नया कदम उठा रहा हूं। तो नया कीर्तन शुरू हो जाएगा उनके पक्ष में। तो ये इन सब चीजों के बारे में सोच रहे होंगे ये लोग। नहीं, हम देख रहे थे ना, हम वो जो मंदिर जो पूरा जो दान डकैती वाला, चोरी वाला और बाकी तो पीछे करने का वो भी कहीं था। तो सर यहाँ पर अब क्या आप कोई विकल्प जो तत्काल में आपके देखते, या तो धमाका किए जाए, नहीं तो आप सामने आके बोलिएगा तो शायद फिर अभी अमित शाह है, कल फिर आप सीधे आप होंगे। अभी तो माफी तक ही सीमित था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ये बात आपकी सही है संजीव जी, इनके पास टाइम बहुत नहीं है। राजनीति में ये वो समय है, लोहा इस वक्त गर्म है, इस गर्म लोहे पर राहुल गांधी चोट मार रहे हैं, ये लोग चोट नहीं मार रहे। लोहा गर्म है, लेकिन गर्म चोट एक ही व्यक्ति मार रहा है गर्म लोहे पे, ये लोग चोट नहीं मार रहे। ये लोग चोट नहीं मारेंगे तो मसला इनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं मानता हूं ये लोग चोट नहीं मारेंगे। ये लोग चोट क्या मारी है इसके बारे में सोच रहे हैं बैठे हुए। ये कोई बड़ी चीज लेके आ सकते हैं।
वही शायद बचा पाए, अभी तात्कालिक तौर पे जितने दिन बच पाए बचा पाए उतना बड़ी ही चीज, होगा। ऐसी कोई बड़ी चीज जिसके मुकाबले ये सब जो हुआ है वो बौना लगने लगे, ऐसी कोई बड़ी चीज जिसके बारे में लोग कहें भाई अभी इसको छोड़ दो, इसके बारे में पहले इसको कर लो मत। क्योंकि 2029 बहुत दूर की कड़ी होते ही चले जा रहा है, हो गया है 29। नहीं नहीं, 2029 से और ज्यादा दूर दूर चला गया है। इनको अभी ये मौजूदा संकट है, इस संकट से निपटने के लिए इनको कोई एक बड़ा काम करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे बड़ा काम तो फिर ये संकट और बढ़ता जाएगा और उनको पूरी तरीके से इनके ऊपर हावी हो जाएगा। इसने हावी होने की शुरुआत कर ही दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आभार। तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोफेसर आबिद दुबे साहब को, और जो हालात हैं देखिए, संसद से भागना, नहीं जवाब देना और बचने की कोशिश, लेकिन अब बचना मुमकिन नहीं है। जो अभय जी ने पूरा उसको एक ऑलबरेट किया है, उसमें है कि 2029 तो छोड़िए, मतलब सीधी बात है, उसमें समाहित है कि अभी कुर्सी जो है नंबर 2 की तो बहुत भयंकर खतरे में देख ही रहे हैं आप, किस तरह के चहुं से जो हमले हैं और उनसे जो डिमांड हो रही है, सड़क पर भी है, संसद में भी है, हर तरफ है। और फिर अगर नंबर 2 तो फिर नंबर 1 वो भी कब तक बच पाएंगे, कैसे बच पाएंगे, कठिन। और जो बहुत एक बड़ी बात अभय जी ने कही है कि खामोश तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गुंतारे में होंगे ये लोग, और वो गुंतारा यही होगा कि कुछ ऐसा कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए कि ये सब पीछे चले जाए। तो वो क्या बड़ा होगा वो भी आने वाले दिनों में पता चलेगा हमको। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।